हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस का 12 अक्टूबर को प्री एग्जाम हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यूपी पीसीएस का जो शिफ्ट 1 का पेपर है, अर्थात पेपर फर्स्ट, जो जनरल स्टडी का पेपर है जिसको जीएस कहते हैं, वो पेपर लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। न सिर्फ पेपर बल्कि उस पेपर की आंसर की भी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम 150 प्रश्नों के उत्तर चेक करते हैं और ये पता लगाते हैं कि हमारा जो पेपर हुआ है, हमने कितने प्रश्नों के उत्तर सही किए हैं और कितने प्रश्नों के उत्तर हमने गलत किए हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि जो यूपी पीसीएस का 12 अक्टूबर को पेपर हुआ है, उस पेपर का जो जीएस का पेपर है, पेपर फर्स्ट, उसकी आंसर की हम चेक कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, प्रश्न नंबर 1 आपके सामने ये रहा, जो कि कथन और कारण पर आधारित ये प्रश्न है। देखो, कथन में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय है। बिल्कुल सही बात है। जो ऑस्ट्रेलिया है उसको प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। कारण में कहा है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। देखो, ये गलत है, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है वो समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित नहीं है, वो बल्कि वो तो उष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। तो कारण गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमें सही नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर गलत है। अगर आपने ज्योग्राफी की हमारी क्लास करी होगी तो हमने आपको नोट में लिखवाया था कि विश्व के प्रमुख मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में क्यों पाए जाते हैं। तो अगर आपने हमारी क्लास की होगी तो आपने ये प्रश्न का उत्तर देखते ही लगा दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूं। देखो, आपके इस प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न है। अगर हम सभी प्रश्नों को डिटेल में जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, काफी समय लग जाएगा। और इस समय आपकी मनोदशा भी मैं जान सकता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं कि आपका कौन सा प्रश्न सही है और कौन सा गलत है। तो फ्रेंड्स, मैंने रणनीति ये बनाई है कि मैं प्रश्न को पढ़ूंगा और फिर उसका कौन सा ऑप्शन सही है उस पर टिक लगाता चलूंगा, ताकि हम कम से कम समय में 150 प्रश्नों का सही सही आकलन कर सकें। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 भी कथन और कारण पर आधारित है। देखो, कथन में कहा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है। बिल्कुल सही बात है। ये करंट अफेयर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। हाल ही में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार बन चुका है। कारण पढ़ते हैं। कारण में कहा है कि भारत में 950 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट के उपयोग करता है। फ्रेंड्स, ये बात तो सही है कि भारत में 950 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट उपयोग करता है, लेकिन ये जो कथन है ये इसका कारण नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। ये भी कथन और कारण पर आधारित है। कथन में कहा है बाबर ने चगताई तुर्की में तुजुके बाबरी लिखा। तो भारत, देखो क्वेश्चन जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 कथन और कारण पर आधारित है। इसमें कहा है कारण में कि बाबर ने चगताई तुर्की में तुजुके बाबरी लिखा। मध्यकाल के इतिहास से हमारा एक क्वेश्चन है, तो ये तो बात सही है। बाबर ने बाबरी लिखा, तुजुके बाबरी, और जो चगताई तुर्की है उसमें लिखा। कारण देखते हैं, तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। नहीं, ये तो गलत बात हो जाएगी। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही आपको नजर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर गलत है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। फटाफट अपनी स्पीड बढ़ाते हैं ताकि हमें 150 प्रश्नों को सॉल्व करने में ज्यादा समस्या ना हो, ज्यादा समय ना लगे। देखो, ये हमें मैच करना है, मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको मिलान करना है, आप कर लेना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप यही चाहते हैं। आपकी मनोदशा इस समय आंसर चेक करना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो, प्रश्न नंबर 5 में भी हमसे कहा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और कौन से गलत है। तो प्रश्न नंबर 5, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल 2 सही है। लगभग 10% कार्बनिक पदार्थ उपभोक्ताओं के अगले उच्च स्तर तक पहुंचता है। मेंडलीव की अगर आपने सारणी सुनी होगी, लिंडमैन का 10% लॉ, अगर आप उसमें पढ़ेंगे इकोलॉजी में, पर्यावरण में, तो लिंडमैन एक साइंटिस्ट हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने एक नियम दिया था लिंडमैन का, उसको 10% लॉ कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 2 सही है। चलिए प्रश्न नंबर 6 चेक करते हैं। प्रश्न नंबर 6 में कहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना वर्ष 1911 में घटित हुई। कौन सी घटना ऐसी है, आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है, जो 1911 में घटित हुई? बंगाल का विभाजन रद्द करना। बिल्कुल, ये तो बात सही है। बंगाल का विभाजन रद्द हुआ 1911 में। और राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तन, ये भी बात सही है।
कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, ये तो गलत है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 दोनों सही है। तो प्रश्न नंबर 6 उत्तर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में पूछा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही काल क्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो प्रश्न नंबर 7 देखो हमसे पूछा पूना समझौता, ये हमें दिया गया है। तो इसका उत्तर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। हमसे पूछा नहीं देगा कोर्ट में, सही उत्तर चुनना है, कौन से सही है, इनका क्रम लगाना है, सबसे पहले कौन सी घटना घटी उसके बाद कौन सी घटना घटी, तो उस हिसाब से इनका हमें क्रम लगाना था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों में उनके कुल क्षेत्रफल के 20% से अधिक पर वन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात चंदौली और श्रावस्ती, दोनों कथन सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 9 पढ़ते हैं। हमें फिर से इसको मिलान करना है। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित है, हमें ये बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो देखो मावलोंग अरुणाचल प्रदेश में है क्या, कोयला क्षेत्र में दिए हैं और पूछा है किस राज्य में है, तो ये तो गलत हो जाएगा। रानीगंज किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल सही है। रामगढ़ झारखंड में है। तालचेर उड़ीसा में है। तो इस हिसाब से हमारा जो प्रश्न नंबर 9 है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 और 4 बिल्कुल सही सुमेलित है, ये गलत है पहला वाला। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। दिल्ली सरकार के बायो डिकम्पोजर एवं स्प्रे कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत हैं। तो प्रश्न नंबर 10 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि हमें समय लग जाएगा, हम ज्यादा समय यहाँ पर वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट है इस समय वो सिर्फ इतना है कि आपके कितने प्रश्न गलत है और कितने सही है, आप सिर्फ इतना चेक करना चाहते हैं। तो चलिए फटाफट हम स्पीड से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न पढ़ देता हूं एक बार। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल और केवल एक सही है। राष्ट्रहित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। प्रश्न नंबर 12 पढ़ते हैं। हमें दो सूची दी गई है और इनका हमें मिलान करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। क्वेश्चन नंबर 12, तो देखो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो ए है। देखो कबीर, मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर उत्तर बता रहा हूं, जो कबीर है इनके जो गुरु थे यहाँ पर स्वामी रामानंद जी, एक तरीके इनके गुरु दे रखे हैं। और जो ऑप्शन नंबर बी है अमीर खुसरो, अमीर खुसरो के गुरु कौन हुए हैं, तो इनके गुरु हुए हैं निजामुद्दीन औलिया जी, बहुत फेमस है। और जो सूरदास है, सूरदास जी के गुरु हो जाएंगे तुम्हारे वल्लभाचार्य। और जो मर्दाना है इनके गुरु नानक देव। तो ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं हमें समय ज्यादा खर्च नहीं करना है, तो ये भी कथन और कारण पर आधारित है। कथन में कहा है मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है। तो बिल्कुल सही बात है, मानव पूंजी में निवेश करेंगे तो भविष्य में लाभ मिलेगा। कारण शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादन बनाते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य, बिल्कुल ये तो बात सही है, लेकिन हमें तो ये बताना है कि ये कथन का कारण सही है क्या, कथन का कारण तो गलत है। भाई हम मानव पूंजी में निवेश क्यों करेंगे, उसका क्या कारण है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, देश विकसित हो। तो हम ये कह देंगे कि दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। 14 में फिर से हमें ये मिलान करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। तो देखो यहाँ पर हमें सूची दी गई है क्वेश्चन नंबर 14, इसका मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी, आप अपने हिसाब से मिलान कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है, खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है, शब्दों पर विशेष ध्यान देना है, नहीं है ये बताना है। तो देखो खाद्य सुरक्षा उपलब्ध होनी चाहिए, ये भी बात सही है, नहीं है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका उत्तर हो जाएगा खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है, जवाबदेही, हाँ जी आयाम नहीं है ये पूछा है ना भाई। उपलब्धता होनी चाहिए, बात सही है। खाद्य सुरक्षा की सभी लोगों तक पहुंच होनी चाहिए, बात सही है। हमारे देश की इतनी सामर्थ्य भी होनी चाहिए कि सभी लोगों को खाद्य सुरक्षा प्रदान कर सके, जवाबदेही ये नहीं है। तो हमसे ये तो पूछा है खाद्य सुरक्षा का आयाम, तो खाद्य सुरक्षा का आयाम क्या नहीं है, ऑप्शन नंबर बी केवल 4।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16 में हमसे कहा है चांदी की वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बार बार कह रहा हूं, हमारे कुल 150 प्रश्न है, हम ज्यादा इसमें समय खर्च नहीं कर सकते, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ताकि आप बस इतना चेक कर लें कि आपका कौन सा प्रश्न सही है, कौन से गलत है। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि अब आपका पेपर हो चुका है। बस आप तो इतना चेक कीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और कितने गलत हुए। तो प्रश्न नंबर 17 में कहा है, फिर से इसमें सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है। तो इसका जब आप मिलान करेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कैसे हो जाएगा? देखो, जो ए है चंद्रयान 3, ये आपका कब हुआ ये आपको बताना है। ये आपका हुआ था 14 जुलाई सन 2023 में। चंद्रयान 3 14 जुलाई सन 2023 में। और जो आदित्य L1 है, आदित्य L1 ये 2 सितंबर 2023 में। उसके बाद इनसेट 3DS आप उसी तरह से मिलान कर लीजिए, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 17 है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसको आपको फिर से मिलान करने के लिए दिया गया है। देखो, इसमें आप मिलान करोगे तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो, यहां पर कहा है किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें हैं। तो महाराष्ट्र में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 19 है। महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटें 19 है। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में राज्यसभा की सीटें 12 हैं। बिहार की बात करें, बिहार में जो राज्यसभा की सीटें हैं वो केवल और केवल मतलब 16 है। और तमिलनाडु में राज्यसभा की सीटें 18 है। आपसे यही पूछा गया था किस राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 19 फिर से कथन और कारण पर आधारित आपका ये प्रश्न है। इसमें कहा गया है कथन में निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न होती है। भाई, निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न होती है, ये हमें बताना है। बिल्कुल बात सही है। और कारण में कहा है लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्रों और समय के अनुसार भिन्न होती है। बिल्कुल ये भी बात सही है। तो कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाएगा? कारण भी सही है, कथन भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 में कहा है जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमिक युवा पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या कौन से कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 हमें इसका उत्तर बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और दो दोनों सही हैं। चलिए प्रश्न नंबर 21, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। मतलब कथन और कारण पर आधारित ये प्रश्न है। तो देखो, कथन में कहा है प्रश्न नंबर 21 में, कथन में आपसे कहा है हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। कारण में कहा है हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में भिन्नताएं हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, इसलिए तो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का? ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 22, पर्यावरण की वहन क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, हमें यह बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का मैं यहीं पर बता देता हूं, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। कथन नंबर 2 सही है, एक गलत है। 23वें प्रश्न की बात करते हैं। देखो, यहां पर फिर से हमें मिलान करने के लिए दिया है। जब आप 23वें प्रश्न का मिलान करेंगे तो आपका सही मिलान बैठेगा ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल 4। हमें ये बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो जो जनजाति है मसाई, वो पश्चिम अफ्रीका में निवास करती है, तो इसलिए केवल ऑप्शन नंबर 4 है सही सुमेलित। सही सुमेलित नहीं है, सॉरी, ये बताना है। सही सुमेलित नहीं है, तो केवल और केवल 4 सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब के सब सही सुमेलित है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। 24 में कहा है भारतीय संविधान के भाग और उसके विषय का निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है। देखो, शब्दों पर ध्यान देना है, सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल 3 सुमेलित नहीं है। जो भाग 11 है वो नगर पालिकाओं से संबंधित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित है। फ्रेंड्स, ये प्रश्नों पर आप गौर कीजिएगा, इसमें यहां पर कहा है नहीं है, हमें इस बात पर ध्यान देना है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 25 में कहा है निम्नलिखित विद्रोहों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही कालक्रम के अनुसार हमें क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखो, जब हम इसको व्यवस्थित करेंगे तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सबसे पहले जो घटना घटी सन्यासी, आप जब देखोगे सन्यासी विद्रोह, बहुत सारे विद्रोह हुए, तो ये सारे विद्रोह यहाँ पर दिए हैं, सन्यासी विद्रोह, कुका विद्रोह, नील विद्रोह, पवना विद्रोह।
तो अगर हम कालक्रम की बात करेंगे तो सबसे पहला इन विद्रोह में सन्यासी विद्रोह हुआ, उसके बाद नील विद्रोह हुआ, उसके बाद तुम्हारा कुका विद्रोह और उसके बाद पवना विद्रोह। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रश्न नंबर 25 का उत्तर। देखो प्रश्न नंबर 26 में कहा निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें यही बताना है कौन सा युद्ध पहले हुआ और कौन सा युद्ध बाद में हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 26 का उत्तर ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले जो युद्ध हुआ वो हुआ द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध। हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास में। और उसके बाद नहीं, ये तो आप पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास में, एंग्लो फ्रांसीसी, हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद जो दूसरा युद्ध हुआ वो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। तो उस हिसाब से आप जब इसको सटीक बैठाओगे विकल्प के अकॉर्डिंग तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। देखो प्रश्न नंबर 27 में हमसे कहा है गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन से देशों में फैला है। गोबी मरुस्थल कौन से देशों में फैला है हमें ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, जो गोबी मरुस्थल है वो मंगोलिया और चीन दोनों में फैला है, रूस में नहीं है। तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन दोनों में फैला हुआ है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 28 आपके सामने है। देखो प्रश्न नंबर 28 में कहा है निम्नलिखित में से कौन दो बायोगैस के प्रमुख घटक हैं। तो कौन दो बायोगैस के प्रमुख घटक है। देखो मीथेन तो है, बिल्कुल सही बात है। ब्यूटेन नहीं, बिल्कुल ये तो नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी है। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। तो कौन से दो घटक हैं जो बायोगैस के प्रमुख घटक हुए। तो हुआ ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1 और 3। भाई मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बायोगैस के प्रमुख घटक है। तो प्रश्न नंबर 28 का उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। देखो 29 में कहा है जून 2025 में आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण एक उत्तरदायी शासन पहल का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया। जीएस का डायरेक्ट प्रश्न है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनजातीय कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न नंबर 29 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों पर अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो जब आप इनको व्यवस्थित करोगे तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले उसने विजय जैसलमेर पर करी, उसके बाद रणथंबोर पर करी, उसके बाद चित्तौड़ और लास्ट में वारंगल। अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 31 आपके सामने है। उत्तर भारत में जल विद्युत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो प्रश्न नंबर 31 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से किस जिले या उत्तर प्रदेश में देवी पाटन मंडल का हिस्सा है। प्रश्न नंबर 32 आपके सामने है और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भाई बहराइच और बलरामपुर दोनों देवी पाटन का हिस्सा है, देवी पाटन मंडल का हिस्सा है, बस्ती नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर आखिरी तक के सही कालक्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो प्रश्न नंबर 33 हमें इसका उत्तर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं और कौन से कथन गलत हैं। मतलब हमें सही बताना है कौन से सही हैं। तो देखो उत्तर प्रदेश देश में आलू का अग्रणी उत्पादन है। बिल्कुल आलू बहुत भरपूर होता है उत्तर प्रदेश में, सही बात है। दूसरा कथन कहा गया है भारत सरकार ने अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। दक्षिण एशिया नहीं, ये गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर हो जाएगा केवल 1, ऑप्शन नंबर डी। 34 का उत्तर ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में आलू बहुत होता है, भरपूर होता है, अग्रणी कह सकते हैं। हमारे देश में सबसे ज्यादा आलू यूपी में होता है। प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं। देखो भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखो आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है तो उत्तर हो जाएगा इसका डी। आरोही क्रम की बात हो रही है तो सबसे पहले क्षेत्रफल की बात करेंगे। आरोही क्रम पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बाद उससे बड़ा और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। तो हरियाणा, ये जो 4 राज्य दिए हैं इनमें सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो हरियाणा का होगा। उसके बाद आपका पंजाब आएगा दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर आ जाएगा उत्तराखंड
और जो हिमाचल प्रदेश है वो चौथे नंबर पर आएगा, क्योंकि आरोही क्रम लगाना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न नंबर 35 का। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, कथन और कारक पर आधारित आपका एक प्रश्न है। देखो प्रश्न में कहा है कि भाई, कथन में कहा है सामान्यतः सीसा तथा टिन की जो मिश्र धातु का प्रयोग फ्यूज तार के पदार्थ के रूप में किया जाता है। सीसा तथा टिन, बिल्कुल सही बात है। सीसा और टिन मिश्र धातु का प्रयोग फ्यूज तार के रूप में किया जाता है, बिल्कुल कथन सही है। कारण में कहा है सीसा व टिन की मिश्र धातु का गलनांक तांबे व एल्यूमिनियम के गलनांक से अधिक होता है। अधिक होता है? नहीं, ये नहीं है, अधिक नहीं होता। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर गलत है। प्रश्न नंबर 36 का उत्तर ऑप्शन नंबर सी। 37 में हमें मिलान करना है। देखो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखो यहाँ पर राज्य दिए हैं और सबसे ऊंची चोटी, हमें चोटी बतानी है कि उस राज्य में सबसे ऊंची चोटी किसकी है, मतलब मिलान करना है। देखो तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु में सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है इनमें से, हमें ये बताना है। तो देखो तमिलनाडु की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेट्टा। ये तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। तो बताइए, अभी तक ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर डी में, दोनों में हम लड़ाई कह सकते हैं। बात करते हैं राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो राजस्थान में सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी गुरु शिखर, बहुत ही फेमस है गुरु शिखर राजस्थान में। तो हम ये कह सकते हैं, देखो अभी तक ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों में लड़ाई है, आगे बढ़ना ही पड़ेगा। नागालैंड की बात करते हैं, नागालैंड में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो नागालैंड में सबसे ऊंची चोटी है सारामती, और ये इसका मेल हो जाएगा। और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। तो अब आप देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 38 में कहा है मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्म निम्नलिखित में से किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया था। तो देखो करंट अफेयर का बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल म्यांमार, बाकी सब गलत हो जाएंगे। म्यांमार के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्म शुरू किया था, केवल 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कूट से सही उत्तर चुनना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 39वें प्रश्न में कहा है नगर पालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होता है, कभी कभी वो कह देता है कौन सा प्रश्न सही नहीं है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कौन सा प्रश्न सही है। तो देखो नगर पालिका सदस्य बनने के लिए अर्हता आयु 25 वर्ष, ये तो गलत बात है। नगर पालिकाओं में सीधे चुनाव से आने वाले कुल सदस्य संख्या का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है, बिल्कुल ये सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल और केवल सी। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14, देखो इसको फिर से आपको मेल करना है, और मेल करके मतलब सुमेल करना है, मिलान करना है, और आपको बताना है कि आपका कौन सा इसमें ऑप्शन सटीक बैठेगा, सही बैठेगा। तो प्रश्न नंबर 40 मैं आपको बता देता हूं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों होगा डी। देखो जो डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी, उसने एक व्यपगत सिद्धांत लाया था। डलहौजी का व्यपगत सिद्धांत बहुत फेमस है इतिहास में। उसके बाद जो लॉर्ड कर्जन है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। और जो लॉर्ड विलियम है, लॉर्ड विलियम के समय जो सती प्रथा का निषेध हुआ था, सती प्रथा पर रोक लगी थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसको कौन नहीं जानता, इसने बंगाल का जो स्थायी बंदोबस्त है वो किया था। तो जो सही मिलान है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। देखो प्रश्न में कहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनका सही जब हम क्रम लगाएंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले जो घटना घटी वो क्रिप्स मिशन भारत आया, जो विश्व युद्ध हो रहा था उस समय, जब हमारे भारत में संविधान बनने की बात हो रही थी, हमारा देश जब आजादी की कगार पर था, तो क्रिप्स मिशन आया। ये जो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें। उसके बाद वेवेल योजना आई, उसके बाद जो शिमला सम्मेलन है, और फिर कैबिनेट मिशन 2000। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 41 का उत्तर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, फ्रेंड्स मैं आपको बार बार कह रहा हूं हमारे 150 प्रश्न है, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं। मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बता रहा हूं ताकि आप अपने प्रश्नों को मैच करते चलें। देखो प्रश्न नंबर 42 है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 43 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 43 में हमसे कहा है कौन सी गैस हल्की है, हमें ये बताना है। तो देखो हाइड्रोजन भी हल्की है, और हीलियम नहीं, हाइड्रोजन यहाँ पर क्लोराइड है, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, सल्फर डाइऑक्साइड और हीलियम।
तो प्रश्न नंबर 43 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल 3। हीलियम गैस है सबसे हल्की। हालांकि हाइड्रोजन अगर यहाँ पर होती तो वो भी हल्की होती, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड दिया है। चलिए प्रश्न नंबर 44, अटल सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अटल सुरंग के संदर्भ में कौन से कथन सही है? यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, बिल्कुल सही बात है। नहीं, सबसे लंबी विश्व की नहीं है। यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में बनाई गई है। हाँ, ये सही बात है। तो हमसे पूछा गया है कितने कथन सही हैं, तो केवल और केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए। पहला सही नहीं है, विश्व की सबसे लंबी सुरंग नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 45 में ओजोन परत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देखो, अगर आपने हमारी भूगोल की क्लास की होगी, जब हमने वायुमंडल की परतें पढ़ी थी, तो आपने इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से, बहुत जल्दी दिया होगा। देखो, प्रश्न में कहा है ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से बचाती है, बिल्कुल सही बात है। ओजोन क्षरण को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जोड़ा गया है, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों सही हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों सही है। हमसे ये तो पूछा है कितने कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 46 में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश या खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा देश है जो सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है? सहयोग परिषद का हिस्सा नहीं है, देखो बहरीन तो है, ईरान नहीं है, और इराक भी नहीं है, कतर है। तो 2 और 3 नहीं है, ये तो बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, प्रश्न नंबर 45 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 46, 45 के बाद 46, हाँ 46 ही तो था ये। 46 का ए, हाँ ठीक है, 47, क्वेश्चन नंबर 47। देखो, कथन और कारण पर आधारित आपका एक प्रश्न है। कथन में कहा गया है, कथन में क्या कहा गया है, कथन पढ़ लेते हैं। कथन में कहा है कि भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है। कानून के शासन के लिए जनहित याचिका आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। जनहित याचिका कानून का शासन बनाए रखता है। कारण में कहा है जनहित याचिका सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तक प्रभावकारी पहुंच प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। दोनों कथन सही है, मतलब कारण, कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है। तो कौन सा आपको ऑप्शन नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। प्रश्न नंबर 48 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया? नहीं लिखा गया, यहां पर आपसे बताना है नहीं लिखा गया। तो मेघदूत लिखा, रघुवंशम लिखा, लेकिन श्रृंगार शतक नहीं लिखा। देखो, श्रृंगार शतक एक बहुत बड़े कवि हुए हैं जिनका नाम है भर्तरी, उन्होंने लिखा श्रृंगार शतक। उन्होंने 3 शतक लिखे, उनमें से एक श्रृंगार शतक था। हमसे पूछा कालिदास का ग्रंथ कौन सा नहीं है, तो श्रृंगार शतक नहीं है। ये श्रृंगार शतक भर्तरी का ग्रंथ है, भर्तरी ने लिखा है। तो केवल कौन सा कालिदास का ग्रंथ नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, केवल 3। प्रश्न नंबर 49 में कहा है कि यह भी कथन और कारण पर आधारित प्रश्न है। देखो, कथन में कहा है मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा बनवाया, बिल्कुल सही बात है, बनवाया भाई। कारण में कहा अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की याद में बनवाया, नहीं, ये तो गलत बात है। अकबर ने ये जो बुलंद दरवाजा बनवाया था, उसने विजय हासिल करी थी 1575 में गुजरात पर। उस खुशी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था। तो कथन सही है, लेकिन कारण गलत है। तो कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर गलत है। चलिए आगे चलते हैं, फिर से आपको इनको मेल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 50 में डायरेक्ट इसका उत्तर आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। फ्रेंड्स, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, हमारे 150 प्रश्न है। देखो, प्रश्न नंबर 51 कथन और कारण पर आधारित है, तो आप इसका उत्तर मिलान कर लीजिए। इसका उत्तर आपको मैं बता देता हूं, ऑप्शन नंबर सी, ए सही हो जाएगा किंतु आर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं, इसको आपको मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी क्यों हो जाएगा? जो फिक्शन है, देखो यहाँ पर पुलित्जर पुरस्कार की श्रेणी है और 2025 में किसको मिला ये बताना है। तो फिक्शन का जो पुरस्कार है वो मिला है पर्सिवल एवरेट को, और संगीत का जो पुरस्कार है वो मिला है सूसी इबारा को। तो उस तरह से आप मेल करोगे तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी। देखो, 53 की बात करें, प्रोटीन के पाचन के लिए आमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो देखो, बहुत ही आसान सा प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 53। प्रोटीन के पाचन के लिए हमें बताना है कौन सा एंजाइम निकलता है। तो देखो, जो क्राइमोट्रिप्स है ना, ये नहीं निकलता, ट्रिप्सन, पेप्सिन निकलता है, ऑप्शन नंबर सी। जो मतलब कथन नंबर तीसरा, केवल 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका उत्तर सही।
प्रोटीन के पाचन के लिए आमाशय में पेप्सिन निकलता है, पेप्सिन। तो प्रश्न नंबर 53 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 54 की बात करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 54 आपके सामने कहाँ गया फ्रेंड्स, थोड़ा सा ऊपर चला गया है 54। इसका उत्तर मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। कथन और कारण दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 55 की बात करते हैं। देखो यहाँ पर फिर से आपको लद्दाख वो दिए हैं, सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है सही सुमेलित नहीं है। तो दर्रे दिए हैं और यहाँ पर राज्य और केंद्र शासित राज्य दिए और हमें बताना है कौन सा दर्रा किस राज्य में है। तो देखो सबसे पहला दर्रा हमें दिया है, सबसे पहला दर्रा हमें दिया है लीपू लेखा, ये लद्दाख में है, नहीं पहला ही गलत है। नाथुला सिक्किम में है, बिल्कुल सही बात है। बोमडिला अरुणाचल, बिल्कुल शिपकिला। हाँ, तो हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। केवल एक सही सुमेलित नहीं है, 25 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 56 की बात करते हैं। 56 में हमसे पूछा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए, बताइए इसको कौन नहीं जानता। कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए? समाजवादी जोड़ा गया, बिल्कुल जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया, बिल्कुल। संप्रभुता, गणतंत्र, संप्रभुता तो नहीं जोड़ा गया, ये भी नहीं जोड़ा गया। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एक शब्द और जोड़ा गया, बताइए कौन सा है, कमेंट कीजिए। तो फिलहाल हमारा उत्तर हो जाएगा, हालांकि वो पंथ निरपेक्ष है, यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष लिख दिया है। अगर हम विकल्पों पर गौर करें तो क्वेश्चन नंबर एक केवल और केवल यहाँ पर ए होना चाहिए था, एक। ऐसा कोई हमें विकल्प नजर नहीं आ रहा है, तो हम उसको धर्मनिरपेक्ष ही कह सकते हैं। पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष हिंदी में सामान्यतः एक ही शब्द है, इंग्लिश में भी। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 दोनों शब्द 42वें संविधान में जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन में, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा है, देखो यहाँ पर फिर से मिलान करना है और हमें बताना है कि तथा ये बताना है फर्स्ट को और सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर की जांच कीजिए। यहाँ पर सम्राट दिया है और यहाँ पर मकबरा दिया है कि किस सम्राट का मकबरा कहाँ पर है। तो 57 का उत्तर मैं यहीं पर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों होगा? बाबर का मकबरा आपको काबुल में मिलेगा, हुमायूं का मकबरा आपको दिल्ली में, जहांगीर का मकबरा आपको मिलेगा लाहौर में और शाहजहां का आगरा में। तो जो क्वेश्चन नंबर 57 है उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो फ्रेंड्स, समय हमें ज्यादा खर्च नहीं करना है। 52 के उत्तर की बात करें तो 52 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमारे तीसरा और चौथा दोनों कथन सही है। प्रश्न नंबर 59 की बात करेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल और केवल पहला सही है। प्रश्न नंबर 60 की बात करते हैं, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किनके द्वारा जारी की जाती है? तो बताइए किनके द्वारा जारी की जाती है? ये भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी की जाती है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर 61, लाइकेन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा, ये बताना है कौन सा कथन सही है। तो 61 की बात करें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल और केवल पहला सही है। लाइकेन जो होते हैं प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक होते हैं। भाई जब प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक हैं तो प्रदूषित क्षेत्रों में अच्छी तरह से थोड़ी उगेंगे, वहां पर तो वो मर जाएंगे। जहां पर लाइकेन कम हो जाए समझो प्रदूषण ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। 62 में हमें फिर से मिलान करना है, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है हमें ये बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल ये वाला सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, ब्राजील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो 63 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल और केवल पहला ही कथन सही है। ब्राजील के भूमध्य रेखीय वर्षा वनों को सेल्वास कहते हैं। सेल्वास, हालांकि इन्होंने सेल्वा लिखा है, चलो सेल्वा सेल्वास एक ही बात है, हालांकि सही शब्द है सेल्वास। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और फिर बताइए कौन सा कथन आप, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो 64 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब आप इनका मिलान करेंगे तो ये वित्त आयोग दिए हैं और ये बताना है कि कौन से वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन रहा है। जैसे 11वें वित्त आयोग जो था उसका जो अध्यक्ष थे वो प्रो एम खुसरो थे। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर YVV रेड्डी थे। तो उस तरह से आप मिलान करोगे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहुत ही फैक्चुअल ये आपका प्रश्न दे दिया गया। चलिए प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है? सामाजिक संकेतक नहीं है ये बताना है, शब्दों पर गौर कीजिएगा। कौन सा शब्द है जो निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखो निरक्षरता, बिल्कुल सामाजिक संकेतक तो निर्धनता का है। निरक्षरता निर्धनता को जन्म देगी।
निरक्षर होगा इंसान तो रोजगार नहीं मिलेगा, या आगे के बहुत सारे काम हैं। जब आप पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, तो ये सारी बातें आप समझ जाओगे। हमसे हमें बताना है नहीं है। सुरक्षित पेयजल, देखो सुरक्षित पेयजल से निर्धनता का कोई संबंध नहीं है। रोजगार के अवसर, ये भी है निर्धनता के उसमें जुड़ेगा। घर का आकार, बिल्कुल, किसी का घर छोटा है तो वो गरीब होगा, घर बड़ा होगा तो अमीर होगा। तो हमें बताना है कौन सा उत्तर आपका सही है। तो 65 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल और केवल 4। एक सेकंड फ्रेंड्स, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है? नहीं है, ये बताना है कौन सामाजिक संकेतक नहीं है। बिल्कुल, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ फ्रेंड्स, ये इसका शायद सुरक्षित पेयजल भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि जो अमीर इंसान होगा वो तो सुरक्षित पेयजल ही पीगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, दो, लेकिन केवल दो यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 4। चलिए आप इसको एक बार देख लीजिएगा, पर मुझे बी इसका ज्यादा सही लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। फिर से देखो, हमें मेल करना है, मतलब मिलान करना है। 11वीं लोकसभा, 12वीं लोकसभा, हमें बताना है लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 66 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो 11वीं लोकसभा थी उसके अध्यक्ष थे पी ए संगमा, 12वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे GMC, और अभी जो ओम बिरला हैं ये आपके 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 हो चुका है, 67 की बात करते हैं। एक्सला चैपल, जो 1748 की संधि के संदर्भ में हमें बताना है कौन से कथन सही हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हमारे 150 प्रश्न हैं। मैं डायरेक्ट आपका उत्तर बता देता हूं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही हैं। प्रश्न नंबर 68 की बात करते हैं। हमें फिर से इनका मिलान करना है कि ये नगर दिए, इधर ये नदी दी है। देखो, डेन्यूब नदी यूरोप की बहुत फेमस नदी है, राइन नदी, मिसौरी, पेलुरु, ये सब नदी है, और इधर नगर है। हमें मिलान करके बताना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो 68 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल 3 और 4 सही होंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, बेकिंग सोडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो 69 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और यह अग्निशमक यंत्र में प्रयोग होता है। चलिए प्रश्न नंबर 67 की बात करते हैं। पहले 67 से पहले प्रश्न नंबर 69 हो चुका है, सॉरी 70 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 70 में कहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 तैयार की गई। तो बताइए किसके द्वारा तैयार की गई। वो तैयार की गई केंद्रीय भूजल बोर्ड के द्वारा। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 71 की बात करते हैं फ्रेंड्स। फटाफट अपने प्रश्नों को चेक करना है हमें, ताकि हमें आइडिया लग सके कि हमारे कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। देखो प्रश्न नंबर 71 में कहा है निम्नलिखित में से कौन फजल अली आयोग के सदस्य थे। फजल अली आयोग के सदस्य कौन थे। तो देखो दो लोग थे, एक तो KM पर्णिकर और एक थे HN कुंजरू। तो ऑप्शन नंबर बी, 2 और 4 दोनों। चलिए बात करते हैं 72 की। देखो फ्रेंड्स, एक बात तो मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका GS का पेपर है थोड़ा सा फैक्चुअल है, लेवल ठीक ठाक है, लेकिन फैक्चुअल ज्यादा है। देखो 72 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित पर विचार करना है और इन्हें कालक्रम के अनुसार हमें लगाना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 73, केचुए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। केचुए के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल और केवल पहला ही कथन सही है। केचुए मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं और किसानों के मित्र के रूप में जाने जाते हैं। केचुए में 2 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं, ये गलत बात है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित संतों को सही कालक्रम के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो प्रश्न नंबर 74, इसका उत्तर हो जाएगा हमारे सामने सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 75, इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। ज्योग्राफी का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, हमें ये बताना है। तो देखो, जो अगुल हास धारा है ये ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। ब्राजील की धारा भी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा हम्बोल्ट की धारा ठंडी धारा है, कैलिफोर्निया की धारा भी ठंडी धारा है। ज्योग्राफी में आप अच्छे से पढ़ोगे महासागरीय जो करंट है उसमें।
तो 75 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। देखो, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसे 2010 में विकसित और प्रस्तुत किया गया। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो नहीं है, शब्दों पर गौर करना है, कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 77 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 सही सुमेलित नहीं है। एसिटिक अम्ल आलू में, यहाँ पर अम्ल दिए हैं और यहाँ पर किस में पाया जाता है ये आपको बताना है, तो सही सुमेलित नहीं है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 78, हिंद महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिंद महासागर के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 69 की बात करते हैं। देखो 69 में कहा है निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो 79 है उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज का युद्ध इसका उत्तर हो जाएगा। 2 4 3 सही कालक्रम में बताना है ना, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 80 की बात करते हैं। रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो रक्त के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। देखो रक्त प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, बिल्कुल सही बात है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त को लालिमा युक्त बनाती है, बिल्कुल हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रक्त लाल दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 81 की बात करते हैं। देखो 81 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपन्यास और पत्रकार 2026 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की 5 सदस्यीय जूरी का हिस्सा है? तो इसका हो जाएगा नीलांजना एस रॉय, ऑप्शन नंबर सी, केवल और केवल 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, 82 की बात करते हैं। 82 में कहा है कि सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना और हमें बताना है कि कौन सा उत्तर इसका सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये आपको समिति दी गई है और यहाँ पर किस समिति का कौन अध्यक्ष था आपको ये बताना है। तो मैं इसका उत्तर आपको बता देता हूँ, इसका उत्तर भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 का क्वेश्चन जो 82 है उसका उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखो प्रश्न नंबर 83, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालक्रम के क्रम में व्यवस्थित करना है। 83, तो फ्रेंड्स इसका मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने ज्यादा समय खर्च नहीं करना है, हमें सिर्फ चेक करना है कि हमारे कितने उत्तर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 84, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश के केवल एक अन्य जिले के साथ अपनी सीमा, कौन सा ऐसा जिला है जो केवल एक जिले के साथ अपनी सीमा साझा करता है? 84, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात केवल एक है, ललितपुर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 85 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल और केवल एक ही सही है। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 86 आपके सामने है। यहाँ पर हमें मिलान करना है सूची 1 को सूची सेकंड से। यहाँ पर लेखक दिए हैं और यहाँ पर उनके ग्रंथ दिए हैं, हमें बताना है किस लेखक का कौन सा ग्रंथ है। तो क्वेश्चन नंबर जो 86 है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब इनका मिलान करेंगे तो सही मिलान होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 87, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कौन आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है? फ्रेंड्स अगर आपने हमारी हिस्ट्री की क्लास करी होगी, हमने प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता से शुरुआत करी, हालांकि उससे पहले पाषाण काल भी पढ़ा, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर देने में ज्यादा समस्या नहीं हुई होगी। प्रश्न नंबर 87 में देखो हमसे कहा है उत्तर प्रदेश में कौन सा राज्य है, तो देखो मंडी है और राखीगढ़ी तो नहीं है, हुलास भी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 87 का उत्तर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 88, विश्व जल आपूर्ति के निम्नलिखित स्रोतों पर विचार कीजिए तथा इन्हें अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही क्रम, देखो ये प्रश्न हमारा डायरेक्ट है, जब हमने हिस्ट्री की क्लास शुरू करी थी, पहली क्लास सॉरी ज्योग्राफी की क्लास हमने करी थी, मैंने आपको ये क्रम बताया था कि आपसे ये क्रम आरोही क्रम में पूछा जा सकता है या आपसे ये क्रम अवरोही क्रम में पूछा जा सकता है। 88 कि हमारा जो पानी है धरातल पर जो 71% है, वो 71% पानी भी सबसे ज्यादा कहां पर है, फिर उससे कम कहां पर है, उससे कम कहां पर है, आपसे ये प्रश्न पूछा है। अगर आपने हमारी ज्योग्राफी की क्लास करी होगी तो डायरेक्ट आपका ये प्रश्न है, अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब हुआ कि सबसे अधिक कहां पर है, उसके कम कहां है और उससे कम कहां है। तो अगर आपने हमारी क्लास की होगी ज्योग्राफी की क्लास, पहली क्लास का आपका ये प्रश्न है, पहली या दूसरी जो भी है, शायद पहली, हमारी पृथ्वी हमने पढ़ा था, पहली क्लास का पहला हम ये डायरेक्ट मैंने आपको प्रश्न नोट करके लिखवाया था स्पेशल कि ये
आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आपने हमारी ज्योग्राफी की क्लास करी होगी तो अभी भी आप उसको देखना, मैंने बहुत जोर देकर आपको ये प्रश्न कराया था और नोट आपको स्पेशल लिखवाया था और कहा था कि ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। चलिए, हमें अवरोही क्रम में लिखना है तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज्यादा जो पानी होगा वो महासागरों में होगा। महासागरों के बाद दूसरे नंबर पर जो पानी है वो ध्रुवीय बर्फ, जो हमारे बर्फ जमे हुए वो। उसके बाद पानी होगा हमारा भूगर्भ में, जो जल जो पृथ्वी है उसमें, और नदियों में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर बेहिचक कर सकते हैं, जहां पर आपको जीएस की क्लासेस मिलेगी, मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश ग्रामर की और करंट अफेयर से रिलेटेड भी आपको अपडेट कराया जाता है। तो अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सतीश एकेडमी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और अपने सपने को साकार करें। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 89। देखो, प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संसद में वित्तीय समिति है। भारत के संसद में वित्तीय समिति है, क्वेश्चन नंबर 89। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सभी ही भारत के संसद में वित्तीय समिति है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम की समिति, तो ये सभी 1 2 3 4, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 90, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो देखो, यहाँ पर आपको राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं सूची फर्स्ट में और यहाँ पर दिए हैं राज्य। आपको बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो जो प्रश्न नंबर 90 है, इसका जब आप सुमेलित करेंगे, इसको आप मिलान करेंगे, तो आपका जो सही ऑप्शन बैठेगा वो बैठेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल का सदस्य नहीं है। नहीं है, शब्दों पर गौर करना है, नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो इंडोनेशिया नहीं है, बाकी सब है। थाईलैंड है, नेपाल है, भूटान है, इंडोनेशिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए, केवल 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। देखो, यहाँ पर आपको बांध दिए हैं और यहाँ पर नदी दी गई है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा बांध किस नदी पर है। जब आप इसका मिलान करेंगे तो आप पाएंगे ऑप्शन नंबर सी। मतलब सही मिलान नहीं है, हमें ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 में सही मिलान नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। तट रेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैग्रोव पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 93 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल दूसरा कथन सही है। मैग्रोव का उद्देश्य वनों को पुनर्स्थापित करना है। ऑप्शन नंबर डी, बी, ऑप्शन नंबर बी या ए। क्वेश्चन नंबर 93, हाँ ए ठीक है, मतलब दूसरा कथन सही है। चलिए प्रश्न नंबर 94 देखते हैं। देखो, यहाँ पर फिर से हमें कथन और कारक का एक प्रश्न दिया गया है। हमसे पूछा गया है कि कथन में कहा गया है हिमालय अनेक बड़ी सतत वाहिनी नदियों का उद्गम स्थल है। बिल्कुल सही बात है। कारण कहा गया है, कारण में कि हिमालय की ऊंची श्रेणियां सदा हिम आच्छादित रहती हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। हिमालय की जो ऊंची श्रेणियां हैं वहां पर बर्फ जमा रहता है, इसी कारण तो वहां से बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं। तो दोनों कथन सही है और कथन ए, कथन आर, मतलब कथन आर ए की सही व्याख्या करता है। तो 94 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95, 95। फिर से कथन और कारण का एक प्रश्न हमारे सामने है। प्रश्न में कहा है कथन में कि सल्तनत के क्षेत्रों को मोटे तौर पर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, खालसा और जागीरे। तो यह हमें कथन दिया है, बिल्कुल सही बात है। जो सल्तनत काल है उसको हम 2 भाग में बांट सकते हैं। कारण में कहा गया है कि जागीरों में राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि शामिल थी। नहीं, ये गलत बात है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है किंतु आर गलत है। 95 का उत्तर, जब आप इतिहास पढ़ेंगे ये सारी बातें आप समझेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। देखो, यहाँ पर फिर से आपको मेल करना है सूची 1 को सूची सेकंड से। तो जब आप 96 को मेल करोगे तो आप पाओगे आपका जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 97 की बात करते हैं। आपको फिर से यहाँ पर कहा गया है कि मई 2025 में पुरस्कार कुंभ मेला 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किन राज्यों में किया गया। तो कुंभ मेला, पुष्कर कुंभ मेले की बात हो रही है। 97 का जो आपका क्वेश्चन नंबर 97 है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल उत्तराखंड। मई 2025 में पुष्कर कुंभ मेला 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किन राज्य या राज्यों में हुआ। क्वेश्चन नंबर 97।
एक सेकंड फ्रेंड्स। राजस्थान, उत्तर प्रदेश नहीं, इसका तो ऑप्शन नंबर, देखो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि यहाँ पर विकल्पों में गड़बड़ है, क्योंकि पुष्कर कुंभ मेला 2025 ये तो हमारे यूपी में हुआ है, उत्तर प्रदेश में, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए था। केवल 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर गड़बड़ है ऑप्शन में। केवल 2 होना चाहिए, यहाँ पर केवल 3 लिख दिया है शायद। भाई 2 और 1 उत्तराखंड में भी थोड़ा सा जोड़ सकते हैं क्या उसको? फ्रेंड्स कुंभ मेला तो यूपी में हुआ है, लेकिन यहाँ पर विकल्प के हिसाब से हम बात करें, उत्तराखंड में भी उसका हिस्सा था क्या? मुझे थोड़ा सा इस पे कंफ्यूजन है। मैंने बी इसलिए लगा दिया क्योंकि मुझे लगा उत्तर प्रदेश यहाँ पर है बी में, तो यहाँ पर तो केवल 3 उत्तराखंड की बात कर रहा है, तो केवल उत्तराखंड तो नहीं होगा। पुष्कर कुंभ मेला मई 2025 की फ्रेंड्स, मई 2025 की बात हो रही है, पुष्कर कुंभ मेला। तो एक बार इसको चेक कर लीजिए, शायद उत्तराखंड इसका, हाँ शायद उत्तराखंड ही हो सकता है, पुष्कर कुंभ मेला। और जो हमारे यूपी में हुआ है वो अर्ध कुंभ। फ्रेंड्स आप इसको एक बार चेक कर लीजिए, मेरे हिसाब से इसका तो उत्तर वैसे बी हो सकता है, और यूपी, इसमें थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो चुका है, एक बार आप इसको चेक कर लीजिए। मैं इसको चेक करके आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 98 में कहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत हैं। 98 की बात करते हैं तो देखो, कहा है डॉल्फिन और व्हेल ब्लो होल्स के माध्यम से सांस लेती हैं, बिल्कुल सही बात है। बाकी जो अन्य मछलियां हैं वो गल्फरे गिल्स, उनके गलफड़े होते हैं, उसके माध्यम से सांस लेती हैं, लेकिन डॉल्फिन और व्हेल ब्लो होल्स के माध्यम से सांस लेती हैं, बात सही है। प्रश्न नंबर 2 में मतलब कथन दूसरे में कहा है केचुए अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं, बिल्कुल ये भी बात सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। चलिए फ्रेंड्स थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि अभी हमारे और 50 प्रश्न हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 99 कथन और कारक पर आधारित आपका एक प्रश्न है। देखो इसका उत्तर की मैं डायरेक्ट बात करता हूं तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका कथन सही है किंतु कारण गलत है। क्वेश्चन नंबर 100, एक सामान्य 70 किग्रा व्यक्ति में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए और इन्हें सही बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 70 किलो का कोई व्यक्ति है सामान्य, उस पर विचार करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 100 है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? सबसे ज्यादा मतलब इसमें हमें क्रम में व्यवस्थित करना है, बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ता हुआ क्रम मतलब सबसे कम क्या पाया जाएगा? तो सबसे कम पाया जाएगा आपका 70 केजी का कोई व्यक्ति है, उसके अंदर सबसे कम लोहा पाया जाएगा, उससे थोड़ा अधिक तांबा पाया जाएगा, और उससे थोड़ा अधिक आप पोटेशियम, और सबसे अधिक पाया जाएगा सोडियम। तो हमें लिखना था इसको बढ़ते हुए क्रम में। चलिए आगे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 100 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो 101 है, इसका उत्तर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप इसको चेक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 202 102 की बात करते हैं। देखो अब मैं डायरेक्ट आपको इसका उत्तर बता देता हूं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो इसमें क्या कहा है, इसमें यह कहा है कि निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। शामिल नहीं है, नेपाली भी शामिल है, डोंगरी शामिल है, बोडो शामिल है, लेकिन भोजपुरी शामिल नहीं है। हमारी जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है, जिसमें भाषाओं का वर्णन है, जिसमें 22 भाषाएं दी गई हैं, तो उनमें भोजपुरी नहीं है, केवल 4। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो क्वेश्चन नंबर 130, 3 अम्ल और क्षार के संदर्भ में आपको ये प्रश्न दिया गया है, तो इसका उत्तर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ना तो एक सही है और ना ही गलत, ना ही दो। प्रश्न नंबर 104 की बात करते हैं, तो प्रश्न नंबर 104 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें भी हमसे कहा गया है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, देखो 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं, निम्नलिखित स्थानों पर संपन्न हुई, इन्हें सही कालक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही मिलान कीजिए। अगर आपने हमारी हिस्ट्री की क्लास की होगी बौद्ध धर्म, तो आपको ये प्रश्न करने में ज्यादा समस्या नहीं हुई होगी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 की बात करते हैं। देखो यहाँ पर भी आपको 2 सूची दी गई है, दोनों का मिलान करना है।
यहाँ पर परमाणु शक्ति संयंत्र दिए हैं और यहाँ पर राज्य दिए हैं। तो जब आप इनका मिलान करोगे तो आप पाओगे कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 107 की बात करते हैं। यहाँ पर हमसे कहा गया है निम्नलिखित में से किसने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। प्रश्न नंबर 107 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता, हमें ये बताना है। तो ये जीता बानू मुश्ताक ने, केवल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 1। देखो इसमें फिर से हमें सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है। यहाँ पर लौह अयस्क खदान दी गई है और किस राज्य में पाई जाती हैं। जब आप इनका मिलान करोगे तो आप पाओगे कि आपका उत्तर जो सही होगा प्रश्न नंबर 108 का, वो होगा ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए प्रश्न नंबर 109 की बात करते हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको इसका डायरेक्ट प्रश्न उत्तर बता देता हूं। आपका उत्तर हो जाएगा केवल 2। प्रश्न नंबर 10 यहाँ पर दिया गया है 110, मार्च 2025 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल और केवल किर्गिस्तान। प्रश्न नंबर 111 की बात करते हैं। तो देखो डायरेक्ट मैं आपको अभी आपके करंट अफेयर से रिलेटेड आपके प्रश्न चल रहे हैं शायद। निम्नलिखित में से कौन से विभाग उत्तर प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय संकेतक ढांचा प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल 3 अर्थात योजना विभाग। प्रश्न नंबर 112 की बात करते हैं। समस्थानिक और संभारिक आपने पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, तो उससे रिलेटेड आपका प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमसे पूछा है, सही उत्तर चुनना है। प्रश्न नंबर 113 की बात करते हैं। देखो यहाँ पर फिर से आपको सूची दी गई है भारतीय संविधान की और यहाँ पर आपको बताना है कि किस अनुसूची में क्या क्या दिया गया है। देखो अभी आपने पीछे पढ़ा है कि 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 113 अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी क्यों होगा? देखो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है। अभी हमें प्रश्न में क्लियर किया गया ना कि कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है। अगर आपको नहीं भी पता होगा इसका उत्तर, थोड़ा सा अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़े होंगे तो आप यहां से प्रश्न का उत्तर कर सकते थे। या तो आप कह सकते थे कि ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है या ऑप्शन नंबर बी सही हो सकता है। तो आपका जो प्रश्न है 113, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 114 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जगह 1816 की सुंगोली संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राप्त की गई थी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन कौन सी जगह प्राप्त की गई थी? यानी कि शिमला, रानीखेत और नैनीताल, काठमांडू नहीं की गई थी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 115। पूर्वोत्तर के लिए महिला उद्यमिता कार्यक्रम स्वावलंबिनी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल और केवल सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा यह योजना शुरू की गई। प्रश्न नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? बताइए कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो वो हो जाएगी पेरियार नदी। इनमें जो यहाँ पर दिया गया है, नहीं सेकेंड क्वेश्चन नंबर 116, हाँ बिल्कुल पेरियार नदी, केवल और केवल एक, जो पेनार और पलार है, हमसे पूछा अरब सागर में गिरती है तो पेरियार नदी गिरती है अरब सागर में। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण को उनकी आवृत्तियों के घटते क्रम में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 117 हमें घटते क्रम में लिखना है, तो जब आप इसको घटता क्रम लगाओगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 118 की बात करते हैं। फिर से आपको कथन और कारण दिए गए हैं। देखो कथन में कहा है खाद्य सुरक्षा अधिशेष खाद्य उत्पादन वर्षों में भी आवश्यक है। खाद्य उत्पादन वर्षों में भी आवश्यक है, हमको कथन में ये दिया गया है, तो बिल्कुल सही बात है। और कारण में दिया गया है असमान वितरण और दुर्गम पहुंच के बाहर होने के कारण भूखमरी और अभी भी हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। तो कारण भी सही है, मतलब कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो प्रश्न नंबर 128 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 119 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 119 में कहा है भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। अगर आपने हमारी करंट अफेयर की क्लास करी होगी तो मैंने आपको बहुत चीख चीख के ये बात बताई कि भारत के उपराष्ट्रपति के ऊपर इस बार कोई ना कोई प्रश्न हर परीक्षा में आना है। तो देखो यहाँ पर पहला ही कथन सही है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 120 की बात करते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, फिर से कथन और कारण पर आधारित आपका एक प्रश्न है। तो इसका देखो कथन की बात करें, सतत विकास लक्ष्यों की वैश्विक सफलता के लिए भारत की सफलता महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग छठा हिस्सा निवास करता है। भाई भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का छठा हिस्सा निवास करता है, ये भी सही बात है। चलिए
तो दोनों हमारे कथन भी सही है, कारण भी सही है और सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर डी 120 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, अब समय ज्यादा हो चुका है। अब डायरेक्ट मैं आपको उत्तर बताता चलता हूं। देखो प्रश्न नंबर 121, इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 122, इसका जब आप क्वेश्चन देखोगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 122 का ऑप्शन नंबर बी। दोनों का बी भी हो जाएगा, 21 का भी और 22 का भी। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 123 में भी आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 124 की बात करते हैं, 124 का भी उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और प्रश्न नंबर 125 की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 125 का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 126 की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 126 आपके सामने है। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, केवल एक। प्रश्न नंबर 127 आपके सामने है, प्रश्न नंबर 127 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और प्रश्न नंबर 28 की बात करें तो प्रश्न नंबर 128 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपके सामने। फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपकी मनोदशा समझता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना उत्तर चेक करना चाहते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो इसलिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना मुझे सही नहीं लगता। तो आपकी मनोदशा को समझते हुए मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बता रहा हूं। जो प्रश्न नंबर 129 है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसी प्रकार जो प्रश्न नंबर 130 होगा, प्रश्न नंबर 130 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और प्रश्न नंबर 131 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 132 की बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पर जो दिए हैं वो सही हैं। प्रश्न नंबर 133 की बात करते हैं तो 133 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। प्रश्न नंबर 134 यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालक्रम अनुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जब आप इनको सही कालक्रम के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करोगे तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आपका जो प्रश्न नंबर 135 है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 140 36 की बात करते हैं। देखो यहाँ पर ये 36 दिया है, इस 136 का प्रश्न आपका हो जाएगा, इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 136 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 137 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 138 है, इसका भी सी सही उत्तर हो जाएगा। सुएज नहर निम्नलिखित में से किन्हें जोड़ती है? तो सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अभी जब आप भूगोल पढ़ोगे आगे बढ़ के तो उसमें हम ये बात पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 139 लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 139, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल और केवल कथन एक सही है। प्रश्न नंबर 140 दिया है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सामने प्रश्न ऑप्शन नंबर डी, केवल और केवल एक सही है। आगे आपका दिया है प्रश्न नंबर 141, संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में कौन से कथन सही है, हमें ये बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल पहला ही कथन सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 142, इसको फिर से आपको सुमेल करना है, मिलान करना है सूची 1 को सूची सेकंड से। तो जब आप सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करोगे तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो 142 है उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 143 की बात करते हैं। देखो यहाँ पर कहा है ऑपरेशन ओलिविया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल और केवल पहला ही सही है क्वेश्चन नंबर 143 का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 144 की बात करते हैं। जब आप इनको फिर से देखो, यहाँ पर दिया है बायोस्फीयर रिजर्व, और हमें बताना है किस राज्य में है। तो क्वेश्चन नंबर 144 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना था इसमें। तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 145 की बात करते हैं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल और केवल एक कथन सही है। देखो यहाँ पर कहा है वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा सही है, केवल और केवल एक ही सही है। प्रश्न नंबर 46 की बात करते हैं, 146 की। यहाँ पर फिर से आपको कथन और कारण पर आधारित ये प्रश्न दिया है। तो देखो कथन सही है, आधुनिक लोकतंत्र राज्य में आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक कार्यों हेतु निर्देशक सिद्धांत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। और कारण में कहा है आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही निर्देशक सिद्धांतों का मूल उद्देश्य है, बिल्कुल सही बात है। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में कहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा खाद्य सुरक्षा में अधिकार की अवधारणा प्रस्तावित की गई। तो जो 47 है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
केवल और केवल 4 अमर्त्य सेन। आप अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे, इकोनॉमी में बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 148 की बात करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो 148 है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही हैं। प्रश्न नंबर 149, निम्नलिखित को उनके शासन के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चूज कीजिए। तो जो प्रश्न नंबर 149 है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब आप इनका सही उत्तर चुनोगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, ये यूपी पीसीएस का जो प्री एग्जाम हुआ है उसका लास्ट प्रश्न है 150। फिर से आपको मेल मिलान करना है, रेलवे मंडल दिया है और मुख्यालय दिए हैं। आपको बताना है कि रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है। जैसे कि उत्तर रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? तो इसका मुख्यालय हो जाएगा सही सुमेलित है। अच्छा, ये बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है, उत्तर पूर्वी रेलवे का गोरखपुर में है, दक्षिणी पूर्वी रेलवे का कटक नहीं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 150 का उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही सुमेलित है, पहला और दूसरा। तो फ्रेंड्स, ये था यूपी पीसीएस का जीएस का फर्स्ट पेपर। उसकी आंसर की मैंने आपको बताई। आशा करता हूं कि आपने अपना आकलन किया होगा कि आपके कितने प्रश्न सही हैं और कितने गलत हुए। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना स्कोर बना है। तो आपसे मैं विदाई लेता हूं, दूसरे पेपर में मिलता हूं, सीसैट के पेपर में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य लोगों से भी कराइए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा चैनल खुला है। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी अपील के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर।